हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² क्यों होता है। हम बिल्कुल अपनी आसान भाषा में समझेंगे जिससे कमजोर से कमजोर बच्चों को यह समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब होता है या यह सूत्र इस प्रकार से क्यों बना। तो आइए शुरू करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, b/4 √4a² - b²। हमें पता है किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यह सामान्य से स्टूडेंट को भी पता है कि त्रिभुज का यही सूत्र होता है। तो फिर समबाहु त्रिभुज का सूत्र इस प्रकार से कैसे बन गया, तो इसी बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं। जब आप इसको देखोगे मूल रूप से, तब यह वाला जो सूत्र है आपका वह 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ही है। जब एंड तक आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मूल रूप से सूत्र जो है b/4 √4a² - b² वो मूल रूप से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ही है। तो फिर हमें ऐसा क्यों दिख रहा है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि आपको इसकी ऊंचाई, कहने का मतलब इसकी हाइट, और यदि इसका बेस दिया हुआ है, कहने का अर्थ कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई दे रखी है, तब आप इस वाले सूत्र से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के माध्यम से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मैंने यहां क्या कहा कि यदि किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, या चाहे समकोण त्रिभुज हो, यदि उसकी आधार और ऊंचाई आपको पता है तो आपके पास में यह वाला सूत्र बिल्कुल सटीक बैठेगा। पर प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, यदि किसी त्रिभुज में आपका यदि आधार दे रखा है तो ऊंचाई नहीं दे रखी होती है, और कभी कभी यदि ऊंचाई दे रखी है तो फिर आधार नहीं होता है। उस स्थिति में हमें उसका आधार या ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं उस बात को स्पष्ट रूप से समझिए। यदि किसी त्रिभुज के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर आधार दे रखा है तो ऊंचाई नहीं होती है, और यदि ऊंचाई होती है तो आधार नहीं दे रखा होता है। उस स्थिति में हमें क्या करना होता है, उसका आधार या ऊंचाई ज्ञात करना होता है। तब हमारे पास में जो सूत्र है कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। यहां क्या शब्द लिख रखा है, सम। सम का मतलब क्या होता है, सम का अर्थ होता है समान या बराबर। यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपके समबाहु त्रिभुज में। यदि आपने इसको नहीं देखा है एक बार उसको जरूर देखिए, जिससे इसको समझने में भी आपको बड़ी आसानी होगी। तो यहां समझिए सम का क्या मतलब हो गया, सम का अर्थ हो गया समान या बराबर। यहां दूसरा शब्द आ रहा है द्वि। ये क्या शब्द लिख रखा है, द्वि। द्वि का अर्थ क्या होता है, द्वि का अर्थ होता है दो, संख्या में कितने, दो। तो इसका अर्थ हो गया दो। और फिर लिख रखा है बाहु। यहां बाहु का क्या अर्थ है, बाहु का अर्थ है भुजा, या इंग्लिश में आप कह दीजिए साइड। तो फिर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की जो डेफिनेशन या परिभाषा हुई तो क्या हो गई, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान या बराबर हो, उस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे,
समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है। यदि 2 बराबर है तो एक भुजा होगी वो आपकी असमान हो जाएगी। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब हम यहां पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का शेप बनाते। यह आकृति हमने बनाई समद्विबाहु त्रिभुज की। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब यहां पर यदि मैं ये कहूं कि इसकी ए बी और ए सी भुजा बराबर है, तो कभी कभी आपको इस प्रकार के चिन्ह भी दिखाई देंगे उसमें, तो इससे भी आपको समझना है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। अभी हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो उसकी असमान भुजा कौन सी हो गई? बी सी। ये उससे अलग हो गई, तो कुछ इस प्रकार का निशान भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों भुजाएं समान हो गई, ये भुजा असमान हो गई। अब हमने यदि समझ लिया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अब हम उसको इंग्लिश लेटर से कह दीजिए या फिर हिंदी के किसी अक्षर से या किसी शब्द से इस भुजा के नापों को लिखा जा सकता है। यह आपने बीजगणित में सीखा होगा। यदि मैं इस भुजा को ए के रूप में लिखता हूं, यह भुजा कितनी होगी आपकी? ए। तो बताइए ये वाली भुजा कितनी होगी? तो ये वाली भुजा भी ए ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने कहा ए बी का जितना नाप है उतना ही ए सी का नाप है। तो ये कितनी हो जाएगी? ए सी। ये भी होगी आपके पास में ए सी भुजा भी ए हो गई और ए बी भुजा भी ए हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब देखिए, असमान भुजा कौन सी है? बी सी। तो फिर इसका नाप हम ए नहीं रख सकते, क्योंकि इसका नाप इन दोनों से अलग है। तो हम इसको रख देते हैं, इसका नाम बी। ये हमने नाम रख दिया बी। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात पर चर्चा की थी कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। यह उसकी प्रॉपर्टी है। आपको हमेशा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपको किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वह शेप या आकृति हो, यदि उसके गुणों को जान लिया तो आप मान लीजिए आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को या इस वाली शेप या आकृति को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। गुणों को जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा? क्या कहा मैंने? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो उसके कोण बराबर होंगे। यदि उसके कोण बराबर है तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या कहा था हमने कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों कोण बराबर हो गए। तो तीनों कोण यदि बराबर है तो फिर तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। यहां पर हमारे पास में 2 भुजाएं बराबर है, यानी कि यहां पर हमारे पास में 2 कोण बराबर होंगे। अब कौन से 2 कोण बराबर होंगे, कहां पर होंगे? यहां पर भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इसको समझिए। जब भी आपको 2 भुजाएं, ये वाली देखिए ए और ये ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो उसके जो कोण होंगे वह असमान भुजा पर होंगे, यानी कि बी सी पे होंगे। तो ये कोण होगा बी और ये कोण होगा सी। ये ए सी का जो कोण है वो हो गया कोण सी और ए बी भुजा का कोण हो गया बी। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को, आप ध्यान दीजिए। यदि आपको कोणों को देखना कि कौन सी भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो आपको कभी कभी कोण दे दे। मान लो, समझिए, ये वाली भुजा है आपकी, ये वाला त्रिभुज है आपका। यदि इसने आपको कभी इस प्रकार से दे दिया कि ये वाली भुजा आपको मान लो दे दी उसने 30 डिग्री और ये वाली भुजा दे दी उसने, ये वाला कोण, भुजा नहीं, माफ करना, ये वाला कोण 30 डिग्री दे दिया और ये वाला कोण आपको 30 डिग्री दे दिया। अब बताइए कौन सी 2 भुजाएं बराबर हैं? उस वक्त आपको मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जिस पे कोण बने हुए हैं वह भुजा असमान है। तो फिर भुजा कौन सी बराबर हो गई? ये वाली और ये वाली। अभी हमारे पास में असमान भुजा ये है, इसलिए कोण बी और कोण सी बराबर है। अब की बार में हमारे पास में बी सी और ए भी बराबर है, तो हमारे पास में कोण ए और सी आया।
आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। आप हमेशा याद रखिए, यदि इस प्रकार से आपको कोण दे दिए तो आप भुजाओं को भी कौन सी बराबर है वो दिखा सकते हैं। कभी कभी यदि इसको छोड़ करके कभी इसको यहां पर यदि इसने कोण रख दिया तो आपको तुरंत समझ लेना है कि इस पर जिस पर ये बना हुआ है जो दोनों कोण वो असमान भुजा है, इसके पास वाली दोनों भुजाएं समान है। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूं सामान्य से सामान्य बच्चा भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पे बात करने जा रहे हैं, और ये क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये आपके हर प्रश्नवाली में कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि इसको हल कीजिए। तो ये कौन सी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है? तो इस बात को आप याद रखिए, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास में और उसकी जो असमान भुजा है उसको यदि आप दो बराबर भागों में बांट देते, कहने का क्या अर्थ, यहां असमान भुजा कौन सी है? बीसी। यदि आपने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, कहने का मतलब ये जो बीसी भुजा है इसके बीच सेंटर में आपने कोई पॉइंट रख दिया या बिंदु लगा दिया जिसको हम कहते हैं डी। यदि इस प्रकार का डॉट लगा दिया बीच में, बीसी के बीच में, तो क्या होगा, यदि इस वाले पॉइंट को आप यदि सामने वाले शीर्ष यानी कि ए से यदि आप मिलाते हैं तो एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या स्थिति उत्पन्न होती है? ये वाली जो स्थिति है उसमें क्या होगा कि ये वाली जो भुजा है वह यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और वह शीर्ष तक स्पर्श करेगी। तो यहां वाला जो समद्विबाहु त्रिभुज है यह इसकी एडी ऊंचाई हो जाएगी। क्या बन जाएगी? हाइट। बात को पुनः समझिए, असमान भुजा को यदि आपने दो बराबर भागों में बांट दिया डॉट लगा करके, यदि सामने वाले शीर्ष से आपने इसको मिला दिया तो यह इस त्रिभुज का क्या होगा? हाइट होगी। इस त्रिभुज की हाइट या ऊंचाई होगी और साथ में यहां 90 डिग्री का एंगल भी होगा। आपको इस बात का पता होना चाहिए, जब भी हम किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल ही होता है। 90 डिग्री का एंगल भी हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात नोट कीजिए, जिस शीर्ष से ये भुजा जाकर के मिलती है या ये रेखा जो मिलती है, इस वाले कोण को, यहां कौन सा कोण है? ए। कोण ए है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का अर्थ, यदि ये कोण ए, ये पूरा, यदि ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री है और आपने कुछ इस प्रकार से रेखा खींच दी तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। दो समान भागों में बढ़ जाएगा। जहां आपके पास में गणित में शब्द होगा समद्विभाजित करता है कोणों को, तो ये दो भागों में समद्विभाजित कर दिया। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे पास में ये जो समद्विबाहु त्रिभुज था, यदि यहां हमने इस प्रकार की लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हमारे पास में दो समकोण त्रिभुजों में बढ़ गया। समकोण त्रिभुज 1 और 2, और इसके बढ़ने के बाद ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उस पर भी हमने पिछले वीडियो में समबाहु त्रिभुज में बहुत विस्तृत चर्चा कर ली। यदि आपने इसको नहीं देखा है तो पुनः मैं आपसे कह रहा हूं उसको देख लीजिए। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूं आपको वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। अब देखिए, अब ये दो भागों में बढ़ गया, ये 90 डिग्री भी हो गया। यहां से हम एक त्रिभुज को उठाते, ए बी डी को, यहां से हमने ए बी और डी, ये हमने यहां से ए बी और डी वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज, क्यों समकोण है? क्योंकि 90 डिग्री का यहां एंगल है, इसको उठा करके यहां रख देते हैं। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका यदि हमें आधार दे रखा है और यदि हमारे पास में ऊंचाई नहीं है तो हमको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है।
यहां समद्विबाहु त्रिभुज में देखा कि हमने यहां पर इसको ए भुजा, इसको भी ए मान लिया और इसके नाप को भी बी मान लिया। इसका नाप ए, इसका नाप भी ए और इसका बी नाप मान लिया। इसका आधार तो हमें पता चल गया कि ये अभी बी के रूप में, पर अभी भी हमारे पास में ऊंचाई जो है वो हमें पता नहीं है। तो उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए ही इतना सारा कार्य हम कर रहे हैं। अब देखिए ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने कहा ये जो बिंदु है आपका डी, इस बीसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अभी हमने क्या उठाया, इसका समकोण त्रिभुज। तो ये वाली भुजा कितनी होगी, तो ये वाली भुजा होगी, क्योंकि पूरी भुजा बी है तो बीडी भुजा हो जाएगी b/2, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी b/2। कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, b/2 कैसे हो गया। तो आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या होती, यहां 10 होता, तो आप यदि ये दो बराबर भागों में बांटने के लिए आप क्या करते, 10 में 2 का भाग देते, तो आपके पास में 5 प्राप्त हो जाता। तो आपको पता चल जाता ये 5 है और ये 5 है। पर अभी हमारे पास में यह लेटर के रूप में है, बी के रूप में है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका नाप जो है वो बी है, तो इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे। तो बस ये जो 10 है वहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी, और नीचे लिख देना 2। बस हमें यह पता नहीं है कि इसका भागफल कितना आया। पर यह वाली बात भी आप यदि इसको भी देखोगे तो इसका मूल रूप से जो भागफल है वो कितना, 5। भले नहीं लिखा तो भी यह संख्या मूल रूप में 5 ही है। तो यह संख्या का भी जो मान होगा वो यहाँ होगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि हम 5 को अगर 10/2 के रूप में लिख सकते हैं तो b जो लंबाई है उसको b/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब फिर दूसरी बात, यदि आपको लगे कि ये सही है या गलत, कभी कभी ऐसा भी लगता है क्या किया न जाने ये सही है या गलत है, ये किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता। तो मैं चाहता हूं हर बात आपको छोटी से छोटी बात समझ में आए। तो यह देखिए b/2, अब ये 5 और 5 यदि ये भुजा यदि 10 होती तो हमारे पास में एक भुजा कितनी होती, 5, और ये होती 5। 5 और 5 को जोड़ने पर हमें पुनः 10 यहाँ प्राप्त हो जाता। क्या b/2 और b/2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, जैसे यहां हमने 10 माना था पूरी भुजा, तो 5 और 5 को जोड़ने पर 10 आ गया। ये आधा आधा भाग जोड़ा, तो यहाँ आधा आधा भाग क्या हो गया, b/2 और b/2। इन दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होना चाहिए, b। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको हल कैसे करेंगे, जब कोई संख्या जोड़ या घटाव की स्थिति में है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 2। अब 2 का 2 में भाग दिया, 1 हो गया। a का b में गुणा किया, b हो गया। प्लस का प्लस कर दिया, 2 में 2 का भाग दिया, फिर 1 हो गया, और 1 का b में गुणा किया तो b हो गया। अब इस प्रकार से ये कितना हो गया, 2b, और नीचे कितना आ गया, 2। यदि ये 2b क्या लिखा हुआ तो इसको भी आप सरल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 × b। ये दोनों गुणे में है, यहाँ 2 से 2 कट गया, पुनः b प्राप्त हो गया। यानी कि हमने b/2 लिखा है, वो भी बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं हर बिंदु को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। यह बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमें यहां पर क्या क्या मिल गया है, इसकी ये भुजा बीडी आधा किया, समकोण त्रिभुज उठाया, तो ये हो गया b/2, और ये वाला हो गया मेरे पास में a। आपको पता होना चाहिए क्या क्या पता हो गया। समकोण त्रिभुज की विस्तृत चर्चा हम पाइथागोरस प्रमेय में कर चुके हैं कि ये कैसे निकलता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। ये इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। हमें यहाँ पर कर्ण पता है और इसका आधार पता है, और हमने कहा था पाइथागोरस प्रमेय में यदि हमें 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा आप बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या पता है, आधार और कर्ण पता है। अब हमें इसका लंब पता करना है, या कह दीजिए इस समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट का पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है वो देखिए, यदि नहीं देखा तो इसको देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इस वाले सूत्रों को प्रूव करने के लिए कि ये सूत्र वाकई ऐसा कैसे बना। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया a का स्क्वायर।
आधार स्क्वायर कितना हो गया, b/2, तो हम लिखेंगे b/2 का होल स्क्वायर। ये एक पूरी संख्या है, जैसे 10/2 किया था 5 आ गया था, पर अभी हमारे पास में 5 नहीं लिख करके 20/2 है, तो हम 5 होता 5 का स्क्वायर करते। यहाँ b/2 यानी कि 10/2 लिखा होता तो हम होल स्क्वायर करते यानी कि 5 पे करते। दोनों का हमको इसको होल स्क्वायर करना है, b को और 2 को, प्लस इसलिए हमने लिखा इसको होल स्क्वायर। लंब स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, ये हमने कर दिया लंब स्क्वायर। अब हल कर दीजिए इसको, ये हो गया आपके पास में a स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर को ज्ञात करने का मतलब ऊपर वाली जो आपकी b है उसको b में b का गुणा करना है। स्क्वायर लिखा का मतलब इस संख्या को उसी संख्या में गुणा करना है। b में b का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और 2 में 2 का गुणा, क्योंकि ये 2 है तो इसमें 2 में 2 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपके पास में 4, प्लस ये क्या हो गया, लंब स्क्वायर। अब यदि आगे हल करें इसका, तो आगे का हल क्या आएगा वो देखिए। हमको पता है यदि हमारे पास में कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता तो हम क्या करते हैं, बाय टीपी, यानी कि बाय ट्रांसफर पोजीशन, हिंदी में कहें तो पक्षांतरण, एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तरफ बदल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यदि ये प्लस का है इस तरफ आने पर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, भाग का है तो गुणे में हो जाता है, और गुणे का हो तो भाग में हो जाता है। ये सामान्य सी बात आपको पता होगी। अब ये चीजें यदि आपको यहां से बदलते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, a स्क्वायर, और ये वाली संख्या को हमने बदल करके इधर ले आए तो ये प्लस में ये होगी माइनस में b स्क्वायर बटा 4 बराबर यहां क्या बच गया, लंब स्क्वायर। यहां कुछ समझ में नहीं आया, ये टुकड़े इस प्रकार से कुछ हो आपके पास में, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ नीचे 1 रख सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही इस संख्या में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि यदि 6 के नीचे यदि आपने 1 रख लिया तो 1 का भाग देने पर इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप इसके नीचे बड़े आराम से 1 रख सकते हैं। अब जब आपके सामने इस प्रकार की स्थिति है तो आप बताइए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 1 और 4 का, तो इसका एलसीएम आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 4। फिर 4 का 1 में भाग दिया 4 आया, 4 का a स्क्वायर में गुणा किया तो ये हो गया 4a स्क्वायर। यहां चिन्ह माइनस है, हमने यहां पर माइनस लगाया। फिर 4 में 4 का भाग दिया, 1 हो गया, 1 का b स्क्वायर में गुणा किया, ये हो गया आपके पास में b स्क्वायर, और अभी भी ये है लंब स्क्वायर, अभी भी ये लंब स्क्वायर है। आप इस बात को समझिए, लंब स्क्वायर का मतलब होता है यहां पर एडी जो भुजा है उसके द्वारा जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल का माप है ये, कि इसका जो क्षेत्रफल एडी जो वर्ग बनाएगा उसका क्षेत्रफल का माप है। हमें तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे रूट में डाल देंगे। रूट का मतलब एक भुजा के रूप में, देखिए 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4, जैसे आपने रूट लगाया वैसे ही यहां से जो लंब स्क्वायर था उसमें स्क्वायर हट जाता है, और ये हो गया लंब। अब यदि इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हमें आगे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब रूट में डाल करके किसी संख्या को बाहर निकालते हैं, दो अगर समान संख्याओं का जोड़ा है तो उसमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहां देखते हैं इसमें समान संख्या कौन सी है, कोई नहीं है, तो ऊपर वाला तो वैसा के वैसा ही रहेगा आपके पास में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर जो 4 है इसको हम 2 जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो 1 2 है वो आपके बाहर आ गया, यानी कि ये रूट से बाहर आ गया, तो ये संख्या आपके पास में कुछ इस प्रकार से होगी। कभी ऐसा मत करना कि इस 4 से इस 4 को आपने काट दिया। ये दोनों जो चर राशियां वो भी अलग अलग है, तो ये कभी जुड़ेंगी नहीं। अगर समान होती या तो हम इसमें घटा देते, या प्लस होता समान होती, और अगर प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ देते, पर दोनों ही चर राशियां अलग अलग हैं तो यहाँ ना तो वो जुड़ेगी ना घटेगी। और क्योंकि प्लस और माइनस में कभी भी इस प्रकार की संख्याएं नहीं कटती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपने काट दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और क्यों नहीं कटती है तो इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लो यहां मैंने लिख दिया
4 माइनस 2 और बट्टे में 2 लिख दिया। और इस संख्या को मैंने यहां से इसको मान लो यहाँ नीचे 4 है, मैं 4 कर देता हूँ, ये 4 कर दिया। इस 4 से 4 को काट दिया, आपके पास में उत्तर कितना आ गया? -2। पर रियल में इसका उत्तर कितना आना चाहिए था? यदि मैं सही हल करता, अगर संख्या होती तो ये हम इसको हल कर सकते थे। 4 में से -2 गए तो कितने बचे थे? यहाँ 2 और नीचे कितना था? 4 और यहाँ उत्तर आता 1/2, जबकि यहाँ उत्तर आ रहा -2। यानी कि इस प्रकार के काटने पर इसकी वैल्यू सही नहीं आती है, पर गुणे में जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आती है। गुणा, अगर उस संख्या में गुणा होता तो आप उसको काट सकते थे। तो अब देखिए, अगर गुणा होता तो क्या होता? 4 में से 4 को काट दिया, कितना बचा? 2। और यदि आप उसको हल करके भी काटते तो भी संख्या 2 ही आता, इसका जो भागफल 2 ही आता। 4 में 2 का गुणा किया, कितना हो गया? 8। 8 में 4 का भाग दिया तो 2। तो ये वैल्यू बराबर आती है, जब गुणे में बराबर आती है। यहाँ आपको इसको काटना नहीं है। मैं चाहता हूं आप उसको बेहतर तरीके से समझे, इसलिए इस प्रकार का डिस्कशन कर रहा हूं कि आपकी समझ में आए। अब हमारे पास में कुछ इस प्रकार की संख्या आ गई। अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई हमारे पास में यहाँ का, यदि समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये हो गया हमारे पास में लंब। इस लंब का माप कितना हो गया हमारे पास में? आप इसको कह सकते हो √4a² - b²/2। अब मैं इसको मिटा देता हूं, यदि आपने नहीं उतारा इसको उतार लेना वीडियो पॉज करके। तो इसकी जो लंब आया वो कितना हो गया? 4a² - b²/2, क्योंकि यहां 2 को 2 में गुणा किया तो बाहर हो गया रूट से। तो ये इस प्रकार के। और यदि इसकी बात यहां, तो ये समकोण त्रिभुज का लंब बता रहा है, पर अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो यह इसकी हाइट है। ये वाली हमने इसकी हाइट ज्ञात की। आप इस समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट को बड़े ही आराम से ये बता सकते हो। कभी कभी यदि आपको ये पूछा जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी है, अगर आपको ये याद है तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये वाला हम यहाँ स्पष्ट तरीके से लिख देते हैं जिससे आपको पता लगे। ये बड़ा बना देता हूं जिससे आपको स्पष्ट तरीके से पता चले। ये वाली भुजा, अब ये हाइट कितनी आ गई? ये आ गई 4a² - b²/2। ये होगी आपके समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट। और हमारे पास में ये जो टुकड़े थे a/2 और ये b/2, और ये था आपके पास में b/2, ये हो गया a और ये हो गया a। पर अब हमको b/2 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हमने इसलिए लिया था कि हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करके पाइथागोरस के द्वारा इसकी हाइट का पता लगा सके। अब तो हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, यानी कि b/2 और b/2 वापस ये भुजा पूरी समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी थी? b। अब हम इसका उपयोग करेंगे b का, क्योंकि ये आधार जो पूरा है वो कितना है? रियल में b है। इसकी भुजा b है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो अब हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज का आधार भी प्राप्त हो गया है और यह हाइट भी प्राप्त हो गई। तो अब हम उससे इसके प्रॉपर सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं या इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2 आधार कितना हो गया आपके पास में? आधार अब पूरी, ये 1/2 नहीं है क्योंकि पूरी भुजा ले ली। ये हो गया हमारे पास में b। और ऊंचाई कितनी हो गई? ये ऊंचाई हमने अभी समकोण त्रिभुज से प्राप्त की, √4a² - b², और बटे में कितना था? 2। हमने यहां पर 2 लिख दिया। अब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में आपको समस्या आए तो आप यहाँ नीचे जिस संख्या के नीचे 1 रख दीजिए, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हो कि ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए, नीचे वाली संख्या का गुणा कर दीजिए। 1 में b का गुणा किया, b आया। b का √4a² - b² से गुणा किया तो क्या हो गया? 1 का b में किया तो b, और b का इसके साथ करने पर आ गया आपके पास में 4a² - b²।
और बटे में नीचे कौन कौन सी संख्या, 2, 1 और 2, इनका गुणा कर दीजिए, गुणा है तो 2 और 1 का 2, 2 में 2 का किया तो 4, तो नीचे कितना आ गया 4। तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। यदि यहाँ आपको इस तरह से दिख रहा है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो 4 है इसको नीचे बटे में यहाँ की जगह यहाँ लिखो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लिख सकते हो b/4 4a² माइनस b²। देखिए ये वाला सूत्र बन गया। किससे बना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के माध्यम से। यही वाला सूत्र है ये, इसी से ये बना हुआ है। आपको इस बात को समझना होगा। मैंने यहाँ प्रयास किया कि आप क्लास 10th में हैं, आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। यह आगामी प्रश्नवालियों में आपको बड़े ही मददगार होगा। और यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप इन बातों को समझ जाओगे, तो आप जो ट्रिक को देखते हो उससे ज्यादा फायदा ये करेगा और आप ट्रिक बनाना भी सीख जाओगे। और अभी कुछ इस प्रकार से लिख रखा है, इसका मतलब भी क्या होता है यह भी आपको जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये संख्या क्या है और किस प्रकार से काम करती है, ये भी मैं आपसे बात करूंगा, पर जब भी समय मिलेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ में ही लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।